Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 23rd May 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about teachings of Buddha. ये टॉपिक पेपर 1 एसे राइटिंग में हेल्पफुल हो सकता है, एट द सेम टाइम जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आज ही आर्टिकल आया है असम ट्रिब्यून में ओवर गौतम बुद्ध, और किस कॉन्टेक्स्ट में आया है पहले वो भी समझ लीजिए। आज का दिन वैसाख या बुद्ध पूर्णिमा की तरह पूरे दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज द मोस्ट सैक्रेड डे फॉर बुद्धिस्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। बुद्ध पूर्णिमा कॉमेमोरेट्स बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो ये गौतम बुद्ध की बर्थ एनिवर्सरी की तरह सेलिब्रेट किया जाता है बुद्ध पूर्णिमा को या वैसाख दिवस को। 2018 से इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ वैसाख भी ऑब्जर्व किया जाता है एज पर अनाउंसमेंट मेड बाय यूनाइटेड नेशंस। गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ बेसिक फैक्ट्स जो आप पहले से जानते ही होंगे वैसे तो। उनका पूरा नाम सिद्धार्थ था, असली नाम सिद्धार्थ था बेसिकली। बाद में उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी नेपाल 6th century BC। उन्होंने निर्वाण या इनलाइटेनमेंट अटेन किया एट बोध गया इन बिहार। उन्होंने अपना पहला सरमन डिलीवर किया एट सारनाथ उत्तर प्रदेश। ही अटेन्ड महापरिनिर्वाण, मतलब डेथ ऑफ बुद्धा इज नोन बाय द नेम महापरिनिर्वाण, एंड ही अटेन्ड महापरिनिर्वाण एट कुशीनगर इन उत्तर प्रदेश। ये कुछ फैक्ट्स हैं, इसके ऊपर एपीएससी ने भी पिछले प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा था। अगर गौतम बुद्ध के लाइफ को ब्रीफली देखा जाए तो ही वॉज बॉर्न टू द फैमिली ऑफ सुधोधन, who was ruler of Sakyan Republic in लुम्बिनी गार्डन नियर कपिल वस्तु। तो उनके पिताजी का नाम सुधोधन था जो एक किंग थे ऑफ साक्यन क्लैन। और अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट की मानी जाए तो जब गौतम बुद्ध का जन्म होने वाला था तब एक प्रोफेसी हुई थी, एक भविष्यवाणी की गई थी बाय द प्रॉफिट्स ऑफ दैट टाइम कि जो बच्चा जन्म लेगा या तो वो दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट बनेगा, द मोस्ट पावरफुल किंग, या तो फिर दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसोफर एंड स्पिरिचुअल लीडर बनेगा। तो उनके पिताजी इस तरह की प्रोफेसी सुन करके थोड़ा खुश भी हुए, इस उम्मीद में कि अगर उनका होने वाला जो पुत्र है वो दुनिया का सबसे बड़ा शासक बन गया, पावरफुल किंग बन गया, सम्राट बन गया, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ उनको थोड़ा डर भी लगा कि कहीं अगर स्पिरिचुअल लीडर बन गया, कहीं अगर फिलोसोफर बन गया तो फिर क्या फायदा। तो नेचुरली एक किंग की टेंडेंसी तो वैसी ही होगी, तो सुधोधन की भी टेंडेंसी वैसी ही थी कि उनका जो होने वाला सन है वो दुनिया का सबसे बड़ा शासक बने, सम्राट बने, द मोस्ट पावरफुल किंग बने। तो वो नहीं चाहते थे कि हिज सन वुड बिकम और शुड बिकम अ फिलोसोफर। इस कारण से उन्होंने गौतम बुद्ध के जीवन को पूरी तरीके से लग्जरी से भर दिया। उनको कभी पैलेस से बाहर जाने नहीं देते थे इन जनरल, और पूरी लाइफ में आसपास में पूरी तरीके से लग्जरी कर दी, और किसी भी अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस से उनको दूर रखा। क्योंकि अगर फिलोसोफर आपको बनना है तो आपको दुनिया को ऑब्जर्व करना होगा, दुनिया में हो रही अनप्लीजेंट चीजों को ऑब्जर्व करना होगा, और फिर जाकर के आप फिलोसोफर बन सकते हैं। फिलोसोफर का मतलब ही है थिंकर, विचारक। तो विचार करने के लिए आपको दुनिया की वास्तविकता को, रियलिटी को समझना होगा। तो मुद्दा यह है कि हिज फादर सुदोधन kept गौतम बुद्ध अवे फ्रॉम रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग हिज लाइफ। लगभग 29 साल की उम्र तक गौतम बुद्ध बिल्कुल भोग विलास में रहे, लग्जरियस लाइफ में जीते रहे, बिकॉज हिज फादर वांटेड इट टू हैपन। वो नहीं चाहते थे कि गौतम बुद्ध एक थिंकर बने, एक फिलोसोफर बने। गौतम बुद्ध वॉज मैरिड ऑल्सो टू यशोधरा एंड दे हैड अ सन राहुल। वो बात अलग है कि गौतम बुद्ध इस लग्जरियस लाइफ से उतने सेटिस्फाइड नहीं थे। बट हुआ क्या, फिर एक दिन सुदोधन जी ने सोचा कि अब गौतम बुद्ध को धीरे से राजपाट की तरफ
इंक्लाइन करना चाहिए उनको, तब तो जाकर के वो किंग बनेंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक चैरिटियर को बुलाया, एक सारथी को बुलाया, और सारथी को कहा कि आप गौतम बुद्ध को अपना साम्राज्य घुमा करके ले आइए। और इस तरीके से गौतम बुद्ध निकले अपने राजमहल से बाहर साम्राज्य देखने। गौतम बुद्ध सॉ फोर साइंस, चार साइंस जिन्होंने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने बस चार चीजें देखी। एक बूढ़े इंसान को देखा, वृद्ध इंसान को देखा, एक बीमार इंसान को देखा, सिक, ओल्ड एज, सिक पर्सन, एक डेथ, डेड बॉडी को देखा, और एक सेंट को देखा, एक एसेटिक को देखा, भिक्षुक को देखा, जो पूरी दुनियादारी को त्याग करके आ, वो मेडिटेशन कर रहा था। उन्होंने बस चार ये साइन देखे, और ये चार साइन देख करके गौतम बुद्ध को इस फिजिकल वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की हॉलोनेस समझ आ गई, सुपरफिशियलिटी समझ आ गई। तो बेसिकली गौतम बुद्ध was destined to become one of the greatest philosopher, or rather greatest philosopher ever born on the face of the earth। तो उनको इतने साल तक लग्जरियस लाइफ में रखने के बाद भी बस चार साइंस काफी थे, दुनिया के चार अनप्लीजेंट साइंस काफी थे। तीन तो उसमें से अनप्लीजेंट है, एक तो चलिए मॉन्क है। तो ये चार साइन काफी थे उनके अंदर के थिंकर को जगाने के लिए, फिलोसोफर को जगाने के लिए। उन्होंने ये चार साइन देखे, और साथ ही उन्होंने फैसला कर लिया कि ही विल नाउ मूव टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, ही विल ऑल्सो मेडिटेट, adopt an ascetic life, life of a monk, and will try to find the ultimate truth, the reality. He will not get lost into the luxury और पॉम्प्स ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। और फिर वो घर लौटे, और उन्होंने फैसला किया कि अब वो वन प्रस्थ करेंगे और मेडिटेशन करेंगे और सत्य की खोज करेंगे। और उसके बाद उन्होंने एक्सट्रीम एसेटिक जीवन अपनाया, मतलब सब कुछ त्याग दिया, खाना पीना भी त्याग दिया, और लगे तपस्या करने, इन सर्च ऑफ द अल्टीमेट ट्रुथ। इस कारण से उनकी सेहत काफी खराब हो गई, ही डीजेनरेटेड इनटू अ फ्रेल पर्सनालिटी। उस वक्त उनको एक लेडी मिली, एक मिल्क मेड लेडी नेम्ड सुजाता, जिसने उनको खीर ऑफर किया। और खीर ऑफर के करने के बाद साथ ही साथ सुजाता ने गौतम बुद्ध को माध्यमिक मार्ग अपनाने का सजेशन भी दिया मेडिटेशन के दौरान। सुजाता ने बेसिकली कुछ ऐसा कहा कि वीणा की तार को इतना भी ना खींचिए कि वो तार टूटी ही जाए, और इतना भी ढीला ना छोड़े कि उससे आवाज ही ना निकले। तो बेसिकली सुजाता एडवाइज्ड गौतम बुद्ध टू अडॉप्ट अ मिडिल पाथ, बैलेंस्ड अप्रोच व्हाइल इवन डूइंग मेडिटेशन। क्या आप मेडिटेशन कीजिए, लेकिन एक बैलेंस तरीके से। आप तार को ज्यादा ना खींचें कि टूट ही जाए, इतना ढीला भी ना छोड़े कि उससे आवाज ही ना निकले। गौतम बुद्ध को सुजाता की इस सजेशन का सिग्निफिकेंस समझ आया, और उन्होंने उसके बाद से माध्यमिक मार्ग अपनाना शुरू कर दिया, मतलब मेडिटेशन भी करते थे, साथ ही साथ थोड़ा रिलैक्सेशन भी करते थे। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 6 years, एट द एज ऑफ 35, ही अटेन्ड इनलाइटनमेंट, निर्वाण, अंडर बोधि ट्री एट बोध गया इन बिहार। और उसके बाद उन्होंने अपना पहला प्रवचन या सरमन दिया एट डियर पार्क एट सारनाथ इन उत्तर प्रदेश। तो गौतम बुद्ध ने उसके बाद से अलग अलग जगहों पे अलग अलग टीचिंग्स दी। उनके टीचिंग्स का अगर हम लोग एक कंडेंसेट बनाए, बेस लाइन बनाए, तो कुछ ये सारी बातें निकल करके आती हैं। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टीचिंग दैट गौतम बुद्धा वुड सजेस्ट इज माध्यमिक मार्ग, अवॉइड एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ। ना ही बहुत ज्यादा वर्ल्डली प्लेजर्स में खोना है, ना ही बहुत ज्यादा पेनफुल एसेटिसिज्म, यानी कि पूरी तरीके से दुनियादारी को छोड़ भी नहीं देना है, एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना है। साथ ही साथ गौतम बुद्ध ने दिए फोर नोबल ट्रुथ, चार अल्टीमेट सच्चाई इस वर्ल्ड की। जो पहला ट्रुथ एज पर गौतम बुद्ध है, दैट दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। इस दुनिया में, इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस सांसारिक दुनिया में सिर्फ सफरिंग ही है। जो सो कॉल्ड प्लेजर्स हैं, दे आर ऑल्सो रूटेड इन सफरिंग। जैसे अगर आपको, मान लीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स पीने में मजा आता है, आपको लगता है कि सर कोल्ड ड्रिंक्स में तो प्लेजर मिलता है मुझे,
उसमें कहाँ सफरिंग है, और वो तो इसी मटेरियल वर्ल्ड का चीज है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स पी करके आपको प्लेजर तभी मिल सकता है जब आपको प्यास लगी। एंड प्यास, थर्स्ट इज बेसिकली अ पेन। तो यू विल हैव टू अंडरगो pain first of all in order to have pleasure from the cold drink. So ultimately the so called pleasure is also rooted in pain of thirst. Likewise every other worldly pleasure as per Gautam Buddha is rooted in pain. आपको पहले भूख लगेगी तभी कुछ खाना खाने का आपका आपको अच्छा लगेगा, उससे प्लेजर मिलेगा। तो the so called worldly things who claim to be pleasurable are rooted in sufferings, और इन सारे सफरिंग्स का रूट कॉज है डिजायर, इच्छा। लेकिन इन सफरिंग्स का सेसेशन संभव है। सेसेशन यानी कि एंड ऑफ द सफरिंग इज पॉसिबल, दैट इज हिज थर्ड नोबल ट्रूथ। और कैसे होगा सेसेशन या अंत? बाय फॉलोइंग अष्टांगिक मार्ग, एट फोल्डेड पाथ एज पर गौतम बुद्ध। एंड द अष्टांगिक मार्ग आर दीज एट: right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right efforts, right concentration and right mindfulness। ये 8 चीजें अगर प्रैक्टिस की जाए तो, और लगातार इनको प्रैक्टिस किया जाए, तो जाकर के आप डिजायर से ऊपर ऊपर उठ सकते हैं। दैट विल हेल्प इन सेसेशन ऑफ सफरिंग, एंड दैट इज हाउ वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ सफरिंग, इस दुनियादारी की सफरिंग से आप ऊपर उठ सकते हैं। और उसी मेंटल स्टेट को कहा जाएगा स्टेट ऑफ निर्वाण, आज पर गौतम बुद्ध। उसके अलावा गौतम बुद्ध की जो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग रही है वो है डू नॉट इंगेज इनटू मेटाफिजिकल कंट्रोवर्सीज लाइक गॉड, हेवन एंड ऑल। गॉड कैसे है, स्वर्ग मरने के बाद क्या होता है, ऐसी चीजों में हमें इंगेज नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट गेट इंगेज इनटू सच अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज। जब हम ऑलरेडी सफर कर रहे हैं इस वर्ल्डली थिंग में, वर्ल्ड के अंदर, तो वी शुड बी कंसर्न्ड अबाउट सेसेशन ऑफ द सफरिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड रादर देन थिंकिंग ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ या मेटाफिजिकल एंटिटीज। तो गौतम बुद्ध से जब भी इस तरीके के मेटाफिजिकल प्रश्न पूछे जाते थे कि बताइए मरने के बाद कैसा होगा और भगवान कैसे दिखते हैं, तो फिर उस पे गौतम बुद्ध एक एनालॉजी की मदद से जवाब देते थे कि मान लीजिए कि आप कहीं बैठे हैं आराम से, और कहीं दूर से आकर के एक तीर आपके सीने में लग जाता है, एंड यू स्टार्ट ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, आपके शरीर से खून बहने लगता है जोर जोर से। तो आप क्या करेंगे? क्या आप ये सोचेंगे कि वाह कितना बढ़िया निशाना लगाया निशाना लगाने वाले ने, ये तीर किस मेटल का बना है, कितना सॉलिड है ये? वुड यू थिंक और engage into such discussions, or would you try to pick out that arrow from your heart and try to save your life? Of course you will try to pick that arrow out of your heart and save your life. बेसिकली जब आप सफर कर रहे हो तो आपको सफरिंग को सेसेशन करने पे फोकस करना चाहिए, ना कि अननेसेसरी मेटाफिजिकल क्वेश्चंस में फंसना चाहिए। ये वो कहना चाह रहे हैं, जब आप अल्टीमेटली सफर कर रहे हैं इस फिजिकल वर्ल्ड में, तो उस सफरिंग के सेसेशन पे आप ध्यान दें। वाई टू गेट इंगेज इनटू टॉक्स लाइक कि हाउ गॉड मस्ट बी अपीयरिंग और हाउ द हेवन मस्ट बी। तो इस तरीके से ही सजेस्टेड कि पीपल शुड नॉट कंसर्न देमसेल्फ विथ मेटाफिजिकल कंट्रोवर्सीज एंड दे शुड ट्राई टू अटेन निर्वाणा इन दिस world only by rising beyond desire, and you can rise beyond desire by practicing अष्टांगिक मार्ग। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध emphasized completely on practical philosophies. You practice yourself and attain the benefits of that approach on personal level. Don't engage into unnecessary metaphysical questions. उसके अलावा एक और आइडिया है जो गौतम बुद्ध से जोड़ करके देखा जाता है, जो आप एस्से राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे आप एस्से की शुरुआत कर सकते हैं अगर इससे मिलता जुलता कुछ एस्से हुआ तो। ये एक तीर वाली कहानी तो मैंने आपको बता दी कि एरो अगर आपके सीने में आकर के लगता है तो आप एरो को निकालने की कोशिश करेंगे, ना कि अननेसेसरी क्वेश्चंस में इंगेज होंगे कि किस मेटल का बना है और निशाना कितना अच्छा लगा है।
अब ये दूसरा एरो रिलेटेड स्टोरी है जो गौतम बुद्ध के लाइफ से रिलेटेड है कि बुद्धा वंस आस्क्ड अ स्टूडेंट, इफ अ पर्सन इज स्ट्रक बाय एन एरो, इज इट पेनफुल? स्टूडेंट रिप्लाइड, इट इज। कि अगर आपको तीर आकर के लग जाता है कहीं से तो ये दर्द होगा कि नहीं होगा? स्टूडेंट ने कहा बिल्कुल होगा सर। देन बुद्धा आस्क्ड, इफ द सेम पर्सन इज स्ट्रक बाय द सेकंड एरो, इज दैट इवन मोर पेनफुल? क्या उससे ज्यादा दर्द होगा? अगर दूसरा तीर भी आकर के आपके सीने में लगता है तो क्या फिर दर्द होगा, और ज्यादा दर्द होगा? स्टूडेंट ने कहा बिल्कुल सर, और भी दर्द होगा अगर दूसरा तीर लगता है तो। फिर गौतम बुद्ध ने एक्सप्लेन किया कि इन लाइफ वी कैन नॉट कंट्रोल द फर्स्ट एरो, which are painful experiences like losing our loved ones, getting failure after a lot of efforts, getting aged, contracting diseases, etc. तो जो पहला तीर, गौतम बुद्ध ने कहा, जो पहला तीर आकर के लगता है वो चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे किसी अपने का की मृत्यु हो जाना। दूसरा, आप किसी चीज को पाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, येट यू आर नॉट एबल टू अटेन दैट। एजेड होना, धीरे धीरे कोई बीमारी का हो जाना, ये पहला एरो है विच इज एक्सीडेंटल, यू कांट डू मच अबाउट इट। लेकिन इस एरो के कारण फिर जब हम जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं, और ज्यादा परेशान होते हैं, कभी एंग्री होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, दूसरों से हेट करने लगते हैं, उसके कारण जो तकलीफ होती है, दैट इज लाइक सेकेंड एरो विच इज इवन मोर पेनफुल। एंड सेकेंड एरो इज ऑप्शनल। पहला एरो तो एक्सीडेंटल है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी अपने का बिछड़ जाना, किसी चीज को पाने की कोशिश करना फिर भी ना पा पाना, ये आपके हाथ में नहीं है। लेकिन उसके कारण आप कैसा रिएक्ट कर रहे हैं और उस रिएक्शन के कारण आपको कितनी तकलीफ हो रही है, वो आपके हाथ में। आप उस रिएक्शन को सही डायरेक्शन में भी लेकर के जा सकते हैं। सो जो रिएक्शन है because of the first incident, that is like second arrow, and that second arrow can be avoided if you act in intelligent manner. इमोशनल इंटेलिजेंस पे अगर कभी प्रश्न आए, मैंने बार बार क्लास में बताया है इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, चैनलाइज करना इन द डिजायर डायरेक्शन, ताकि यू गेट डिजायर्ड आउटकम। तो इमोशनल इंटेलिजेंस यही तो है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है, अब वो बुरा होने से तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन उस बुरे चीज के होने के कारण, उस बुरे इंसिडेंट के होने के कारण आप और बुरा महसूस करें, आप फ्रस्ट्रेट हो, डिप्रेशन में जाएं, तो दैट इज लाइक सेकेंड एरो विच कैन बी अवॉइडेड अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाएं तो। तो फर्स्ट एरो इज एक्सीडेंटल, things that happen in our life. Second arrow is optional. It is associated with the reaction that we give to the events that happen to us. And the reaction is in our hand. We can manage it and avoid the pain happening because of the second arrow. तो बेसिकली गौतम बुद्ध सजेशन देते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि इंक्रीज योर कॉन्शियसनेस लेवल, डोंट ड्वेल इन द पास्ट और फ्यूचर। ना पास्ट का सोचिए, ना कोई पुराना गिल्ट रखिए, ना भविष्य को लेकर के अननेसेसरी डरिए या एक्साइटेड होइए। फोकस इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड कीप ऑन वर्किंग। सक्सेस विल हैपन बाय इटसेल्फ। आप काम करते रहिए, सक्सेस अपने आप आपको मिलेगा। तो सक्सेस इज अ प्रोसेस, नॉट एन इवेंट। तो गौतम बुद्ध की टीचिंग भी कहीं ना कहीं निष्काम कर्म, कर्म कीजिए, फल की इच्छा ना कीजिए, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, डीओंटोलॉजिकल फिलॉसफी जो सिखाया गया है भगवत गीता में, उससे काफी ज्यादा मिलती जुलती है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सवाल कुछ ऐसा आ सकता है, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर वेरी रिलेवेंट फॉर कॉन्टेम्पोररी सोसाइटीज। तो मौजूदा सोसाइटी में बुद्धा की टीचिंग कैसे रिलेवेंट है? तो माध्यमिक मार्ग, उसके अलावा रेस्पॉन्ड बट नॉट रिएक्ट, रिफ्रेन फ्रॉम मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन, अष्टांगिक मार्ग, ये सब चीजों का क्या महत्व है करंट सोसाइटी में, वो आप बता सकते हैं। आप पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, जरूरत पड़े तो यू कैन रीड द हिंट्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्पेस टूरिज्म। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। स्पेस टूरिज्म होता क्या है? एविएशन सेक्टर का एक आप पार्ट कह सकते हैं स्पेस टूरिज्म को, जिसमें नाउ पीपल कैन गो इनटू द स्पेस एज टूरिस्ट आल्सो। सो बेसिकली कॉमन पीपल like you and me can now also become astronauts and
experience space travel as a result of space tourism. Space travel can be done for recreational leisure या business purpose या scientific purpose. Even you want to explore scientific events happening in the space, you can become a space tourist. स्पेस टूरिज्म दो तरीके की होती है बेसिकली। सब ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट जो कर्मन लाइन तक जाती हैं, उसके आगे नहीं। कर्मन लाइन इज अप्रोक्सीमेटली अप टू 100 किलोमीटर हाइट फ्रॉम द सी लेवल ऑफ द अर्थ। तो कर्मन लाइन एक आप कह सकते हैं इमेजिनरी लाइन है जो 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे है अर्थ के सी लेवल सरफेस से। कर्मन लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है कि इसके बियॉन्ड जो एयरक्राफ्ट जाते हैं वो बिना जेट प्रोपल्सन के नहीं जा पाएंगे। नॉर्मल एयरक्राफ्ट्स कैन नॉट गो बियॉन्ड द कर्मन लाइन। तो कर्मन लाइन जो है उसके बियॉन्ड जो रीजन है उसको कहा जाता है आउटर स्पेस। तो अगर कोई स्पेसक्राफ्ट कर्मन लाइन तक जाकर के चला आता है तो उसको कहा जाएगा सब ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट। हाल फिलहाल में एक इसी तरीके का मिशन भेजा गया NH-25 मिशन बाय ब्लू ओरिजिन कंपनी। ये जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है ये अमेजन वाले जेफ बेजोस की कंपनी है जो स्पेस टूरिज्म को प्रमोट करा रही है हाल फिलहाल में। तो इसी ब्लू ओरिजिन कंपनी ने NH-25 मिशन भेजा जिसमें भारत के कई सारे लोग गए थे। उसमें से भारत के गोपी थोटाकुरा भी गए स्पेस में। विद दिस गोपी थोटाकुरा बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। राकेश शर्मा जी गए थे स्पेस में, लेकिन वो टूरिस्ट की तरह नहीं, एक एस्ट्रोनॉट की तरह गए थे 1984। ये गोपी थोटाकुरा वॉज मेंबर ऑफ NH-25 मिशन ऑफ ब्लू ओरिजिन कंपनी और वो ये सब ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म का एग्जाम्पल है NH-25 मिशन ऑफ ब्लू ओरिजिन कंपनी। दूसरा है ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट जो कर्मल लाइन से ज्यादा आगे तक जाता है, लगभग 150-160 किलोमीटर डिस्टेंस तक जाता है। अच्छा, सब ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट में जो टूरिस्ट होते हैं वो कर्मन लाइन तक जाते हैं और वहां पे हार्डली 2-3-4 मिनट रहते हैं, वापस से लौट आते हैं। NH-25 मिशन वैसा ही मिशन था, गोपी थोटाकुरा ऐसा ही कुछ करके स्पेस से लौट आए। जबकि ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट जो होता है वो कर्मन लाइन से काफी ऊपर तक जाता है और वहां पे जो टूरिस्ट होते हैं, स्पेस टूरिस्ट, एस्ट्रोनॉट्स भी कह सकते हैं, वो 2-3 दिनों तक रुकते हैं। वो यहाँ पे ऑर्बिट करते हैं अराउंड द अर्थ, 2-3 दिनों से लेकर के 1 सप्ताह तक रुकते हैं। तो स्पेस एक्स जो एलॉन मस्क की कंपनी है, उसका फाल्कन 9 जो प्रोजेक्ट था, इट टुक पैसेंजर टू एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 160 किलोमीटर एंड passenger stayed there for about 3 days. So that could be an example of orbital spacecraft space tourism. भारत के अंदर स्पेस टूरिज्म की शुरुआत भविष्य में कैसे होगी वो जरा देखते हैं। तो इसरो ने, हमारी देश की जो स्पेस एजेंसी इसरो ने, उसने कहा है, अनाउंस किया है कि भारत के अंदर स्पेस टूरिज्म शुरू होगी बाय 2030। इसरो कराएगी स्पेस टूरिज्म। उसका लगभग खर्च होगा 6 करोड़ के आसपास पर पैसेंजर और वो पहले होगी सब ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट। मतलब कर्मन लाइन तक आप जाएंगे, 2-3 मिनट रुक करके वापस आ जाएंगे और उसके लिए आपको 6 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। और इसको इसरो प्रमोट कराएगी बाय पार्टनरिंग विद द प्राइवेट स्पेस बेस्ड कंपनीज ऑफ इंडिया। तो प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से स्पेस टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा बाय 2030 और इसके लिए यूज किया जाएगा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। क्या होता है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल वो हम आगे देखेंगे। बट स्पेस टूरिज्म से रिलेटेड अगर प्रश्न आ जाता है कि इसके क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, तो चैलेंजेस है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। ऑफ कोर्स एक जो टूरिस्ट है उसको 6 करोड़ रुपए लगेंगे एंड दैट टू फॉर 2-3 मिनट्स। तो हेवी हाई कॉस्ट, सेफ्टी इश्यूज हैं, मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं। और अगर स्पेस टूरिज्म बढ़ेगा तो स्पेस जंक की प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगे। स्पेस जंक, केसलर सिंड्रोम, कुछ ही दिनों पहले मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस किया है। बट स्पेस टूरिज्म को प्रमोट करना जरूरी क्यों है? क्योंकि स्पेस टूरिज्म से नए नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगे। इट कैन जनरेट रेवेन्यू फॉर स्पेस कंपनीज एंड इट विल आल्सो क्रिएट जॉब्स। इट कैन स्टिमुलेट इनोवेशन, नए नए इनोवेटिव डेवलपमेंट्स होंगे। प्लस इट विल हेल्प इन एडवांसमेंट ऑफ स्पेस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्पेस टूरिज्म इसरो स्टार्ट करेगी उसमें रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल होगा। तो ये जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, ये जो मॉडर्न
लॉन्च व्हीकल्स हैं, बिल्कुल एकदम जो नए जनरेशन के लॉन्च व्हीकल्स हैं, उनको कहा जाएगा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स। अभी क्या होता है अभी तक, कि अगर मान लीजिए इसरो को कोई सैटेलाइट स्पेस में छोड़ना है, तो वो एक रॉकेट की मदद मदद से उस सैटेलाइट को भेजता है स्पेस में। रॉकेट इज नोन एज लॉन्च व्हीकल। रॉकेट का ही दूसरा नाम है लॉन्च व्हीकल। वो रॉकेट सैटेलाइट को स्पेस में ऑर्बिट में छोड़ने के बाद आकर के वापस से ओशन के अंदर कोलैप्स कर जाता है। किसी ओशन में जाकर के उसको गाइडेड तरीके से जाकर के ओशन में कोलैप्स करा दिया जाता है रॉकेट। मतलब एक रॉकेट या लॉन्च व्हीकल एक बार में एक सैटेलाइट को लॉन्च कर पाता है, उसके बाद वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, अबैंडन कर दिया जाता है। लेकिन अब इसरो डेवलप कर रही है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऐसा लॉन्च व्हीकल होगा, ऐसा रॉकेट होगा जो स्पेस में जाएगा, सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में पुट करेगा, वापस से लौट करके आ जाएगा अर्थ पे, और जिसको दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, इट विल बी अ हाइब्रिड ऑफ लॉन्च व्हीकल दैट इज रॉकेट प्लस एयरक्राफ्ट। पहले तो रॉकेट की तरह उड़ेगा ये, और सैटेलाइट को छोड़ने के बाद एयरक्राफ्ट जैसे हवाई जहाज उड़ते हैं वैसे ये वापस से उड़ करके आके जमीन पे आ जाएगा, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। और इसी तरीके का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करेगी इसरो इन ऑर्डर टू सपोर्ट स्पेस टूरिज्म। ये जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रॉकेट एंड एयरक्राफ्ट, और इसको डेवलप कर रही है इसरो। और इस अभी ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर स्टेज में है, मतलब इसकी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे अभी डेवलप हो रही है, और इसकी टेक्नोलॉजी को अभी डेमोन्स्ट्रेट किया है इसरो ने। अभी इसका पूरी तरीके से एप्लीकेशन फॉर लॉन्चिंग अ स्पेसक्राफ्ट और अ सैटेलाइट, या फिर सेंडिंग टूरिस्ट्स इन स्पेस, उसको लेकर के अभी इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। अभी ये बस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज में है, मतलब इसकी टेक्नोलॉजी को अभी इसरो ने दुनिया के सामने रखा है, बस बेसिक तरीके से एग्जिबिट किया है। फायदे क्या होंगे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के? इकोनॉमिकल इन नेचर होगा, क्योंकि एक ही लॉन्च व्हीकल से बार बार सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा सकेंगे, तो ओवरऑल खर्च कम पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ द रॉकेट लॉन्च विल कम डाउन ऑफ कोर्स। अगर बात की जाए हिस्ट्री ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, तो इसरो तो अभी डेवलप कर रहा है, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, लेकिन नासा का स्पेस शटल वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो 300 से लेकर के 400 किलोमीटर की हाइट पे है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में, जिसमें 5 से 6 एस्ट्रोनॉट्स हमेशा ही स्टेशन रहते हैं, वो दुनिया की 5-6 स्पेस एजेंसीज ने मिलकर के बनाया है, उसमें से सबसे आगे नासा है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक बड़ा सा, आप कह सकते हैं, हैबिटेबल सैटेलाइट है, जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है इन द लोअर अर्थ ऑर्बिट। उसमें 5-6 एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं हमेशा। अब उन एस्ट्रोनॉट्स को 3-4 महीनों पे रिप्लेस किया जाता रहता है। तो रिप्लेस करने के लिए अर्थ से भेजा जाता है स्पेसक्राफ्ट, शटल स्पेसक्राफ्ट, और वो शटल स्पेसक्राफ्ट में नए एस्ट्रोनॉट जाते हैं और पुराने वालों को वापस लाया जाता है। तो नासा का ये जो स्पेस शटल एयरक्राफ्ट है, इट इज फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, मतलब लार्ज स्केल पे यूज किया जाने वाला रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। अदरवाइज तो वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पेस शटल मिशन वाज STS-1 लॉन्च्ड इन 1981। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अर्थ से शटल, स्पेस शटल भेजा जाता है, जो अर्थ से एस्ट्रोनॉट्स को लेकर के जाता है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठे एस्ट्रोनॉट्स को वापस लेकर के आता है। ये नासा का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। इट इज लॉन्च लाइक ए रॉकेट एंड रिटर्न टू अर्थ लाइक ए ग्लाइडर। आकर के ओशन में गिरता है, ऐसे जाता है अर्थ से रॉकेट की तरह, इसमें एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, रॉकेट की तरह ही जाता है, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स को छोड़ने के बाद और नए एस्ट्रोनॉट्स को लेने के बाद ऐसे ग्लाइडर की तरह अर्थ पे आकर के स्प्लैश डाउन कर जाता है इन द ओशन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इस टॉपिक के बेसिस पे इस तरीके का मेंस में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, इफ नीडेड रीड द हिंट्स एंड देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर आप पोर्टल पे भी सबमिट कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट RBI डिविडेंड टू द गवर्नमेंट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच इज बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। इसका काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी मैनेज करना एंड रेगुलेट द फाइनेंशियल सेक्टर। ये सब चीज़ें तो हम लोग क्लास में देखते ही हैं। अब आरबीआई की ओवरऑल जो अर्निंग है, कमाई है, वो तीन तरीके से होती है मेनली। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो आपको पता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस में, हमने पढ़ा है क्लास में, मॉनेटरी पॉलिसीज ओपन मार्केट ऑपरेशंस में समटाइम्स आरबीआई ऑल्सो बाइज जीसेक। तो व्हेन आरबीआई इज होल्डिंग जीसेक, इट विल गेट इंटरेस्ट ऑन दैट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दैट वे आरबीआई अर्न्स इंटरेस्ट या आरबीआई की अर्निंग होती है। दूसरा, आरबीआई मेंटेन्स फॉरेक्स रिजर्व ऑल्सो, समटाइम्स इट बाइज फॉरेन करेंसीज असेट्स, डॉलर, यूरोज एंड ऑल, समटाइम्स इट सेल्स देम। तो मान लीजिए कि 80 रुपए के भाव खरीदा, बाद में 82 रुपए के भाव बेचा, तो उस चक्कर में आरबीआई को फायदा हुआ ना 2 रुपए का। तो इस तरीके से समटाइम्स आरबीआई ऑल्सो रजिस्टर्स अर्निंग फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसी एसेट्स लाइक यूरोज एंड डॉलर्स। तीसरा, when RBI give loan to the banks, commercial banks at bank rate और repo rate, RBI earns interest। तो ये सब कुछ तरीके हैं आरबीआई के अर्निंग्स के। आरबीआई की जब कमाई होती है तो उसका एक हिस्सा आरबीआई सरकार को दे देती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और बाकी आरबीआई अपने पास रख लेती है एज रिजर्व्स। इसी से संबंधित ये न्यूज है, करंट न्यूज। आरबीआई ने हाल फिलहाल में साल 2023-24 के लिए, यानी कि जो बीता हुआ साल है, उसके लिए भारत सरकार को 2,11,000 करोड़ का डिविडेंड दिया है, विच इज हाईएस्ट एवर डिविडेंड गिवन बाय आरबीआई एवर। तो बीता हुआ साल में आरबीआई ने अपना कैलकुलेशन किया, अपनी अर्निंग देखी, और अर्निंग का फिर एक इंपॉर्टेंट हिस्सा 2,11,000 करोड़ के आसपास का हिस्सा सरकार को पास ऑन कर दिया। इवन सरकार ने जो बजट रखा था इस साल, इंटरिम बजट फरवरी में, उसमें सरकार ने लगभग अंदाजा लगाया था कि आरबीआई उनको 1,02,000 करोड़ के आसपास देगी। दैट वाज बजट एस्टिमेट विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड कमिंग फ्रॉम आरबीआई। आपको पता है कि बजट के अंदर अपकमिंग ईयर के लिए बजट एस्टिमेट रखा जाता है, और उसमें सरकार अलग अलग सोर्सेस से जो इनकम हो सकती है उसको वो एस्टिमेट फॉर्म में रखती है। तो बजट एस्टिमेट में सरकार ने एस्टिमेट लगाया था कि लगभग 1,02,000 करोड़ आरबीआई की तरफ से आएगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड दिस ईयर, लेकिन उससे कहीं ज्यादा 2,11,000 करोड़ सरकार को मिला है फ्रॉम आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो इससे सरकार को फिस्कल डेफिसिट को प्लग डाउन करने में थोड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि बजट एस्टिमेट के हिसाब से इस साल का फिस्कल डेफिसिट 5.1% ऑफ द जीडीपी, समवेयर क्लोज टू 17.3 लाख करोड़ होने वाला था। अब वो थोड़ा सा घटेगा क्योंकि आरबीआई की तरफ से 2,11,000 करोड़ मिला है। अब प्रश्न ये उठता है कि आरबीआई कितना पैसा ट्रांसफर कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, उसको लेकर के क्या नियम है। तो ध्यान से समझते हैं। इसको लेकर के कमेटी बनाई गई थी, बिमल जलान कमेटी, साल 2019 में। क्योंकि इस साल आरबीआई ने इतना सारा डिविडेंड ट्रांसफर किया है, तो आने वाले साल के लिए बिमल जलान कमेटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, आरबीआई के असेट्स, आरबीआई की जो भी संपत्ति है वो किस किस फॉर्म में होती है। फॉरेन करेंसी असेट्स, यानी कि जो दुनिया के अलग अलग देशों की करेंसी आरबीआई के पास है। उसके अलावा गोल्ड, दैट इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ असेट्स ऑफ आरबीआई। इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर कुछ आरबीआई के पास है, तो आरबीआई ने कुछ लोन दिया हुआ है अगर सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट को, या लोन दिया हुआ है बैंक्स को, तो ऑल दीज टुगेदर आर नोन एज असेट्स ऑफ आरबीआई। उसके अलावा आरबीआई को प्रॉफिट भी होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग जरिए से प्रॉफिट होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में जी से खरीद लेने से, फॉरेन करेंसी असेट्स होल्डिंग से, कॉमर्शियल बैंक से इंटरेस्ट से आरबीआई को प्रॉफिट होता है। आरबीआई के कुछ खर्चे भी हैं, सैलरी देना ऑफिशियल्स को, कॉस्ट ऑफ द प्रिंटिंग नोट्स एंड ऑल। तो प्रॉफिट में से अगर खर्चों को घटा दिया जाए तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो हो गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो है वो इकट्ठा होते होते आरबीआई की रिजर्व बन जाती है। अब आरबीआई इस रिजर्व का करे क्या, अपने पास रखे या सरकार को दे दे। इसको लेकर के डिबेट शुरू हुआ साल 2004 में, और उस वक्त की कमेटी, ऊषा थोराट कमेटी ने कहा कि आरबीआई क्या करनी चाहिए उसको, रिजर्व शुड बी अराउंड 18% ऑफ आरबीआई एसेट, बाकी सारा अमाउंट जो है आरबीआई को दे देना चाहिए सरकार को। यानी कि जो भी असेट है ये आरबीआई का, ये मान लीजिए कि असेट है
1 लाख करोड़ का, तो उसका 18% यानी कि 18,000 करोड़ आरबीआई अपने पास रखे इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। जो भी कमाई हो रही है आरबीआई को, वो हो गया आरबीआई का रिजर्व। और ये सब तो असेट्स हैं। अभी जो कमाई हो रही है आरबीआई की, वो अपने असेट्स का मैक्सिमम 18% के आसपास रखे आरबीआई, बाकी सारा पैसा सरकार को दे दे। फिर एक बनी मालेगम कमेटी 2014 में। उसने कहा कि रिजर्व्स विद आरबीआई आर एडिक्वेट एंड हेंस आरबीआई शुड ट्रांसफर इंटायर प्रॉफिट एज डिविडेंड टू द गवर्नमेंट विदाउट बिल्डिंग रिजर्व्स। तो रिजर्व क्या है? देखिए, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट अगर आरबीआई अपने पास रखते जाती है तो वो आरबीआई का बन गया रिजर्व। अब ऊषा थोराट कमेटी कहती है कि अपने असेट का सिर्फ 18% आरबीआई रखे अपने पास इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, बाकी सब सरकार को दे दे। मालेगम कमेटी कहता है कि कुछ भी 18% भी क्यों रखना है, सब सरकार को दे दीजिए, क्या करोगे रिजर्व रख करके? प्रॉफिट इकट्ठा करके करोगे क्या? क्योंकि आरबीआई कोई कंपनी तो है नहीं जिसका काम है प्रॉफिट कमाना। तो इसको लेकर के काफी डिबेट डिस्कशन होने शुरू हो गए। आरबीआई चाहती थी कि वो रिजर्व अपने पास रखे, सरकार चाहती थी कि रिजर्व उसको दे दिया जाए। तो फिर बनाया गया बिमल जलान कमेटी, क्योंकि साल 2017-18 में रिजर्व्स विथ आरबीआई वेयर अराउंड 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ के आसपास रिजर्व था आरबीआई के पास। और वो पैसा खाली पड़ा हुआ था। सरकार कह रही थी यार हमें दे दो, हम इसका लेकर के कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे। गवर्नमेंट वांटेड एटलीस्ट 1/3 ऑफ इट्स रिजर्व टू बी ट्रांसफर्ड टू द गवर्नमेंट। आरबीआई अपना 1/3 रिजर्व कम से कम, यानी कि 3-3.5 लाख करोड़ तो दे दे सरकार को, ताकि सरकार उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह में खर्च करे। तो दैट लेड टू टसल बिटवीन आरबीआई एंड गवर्नमेंट। आरबीआई कह रहे थे कि नहीं नहीं, हम अपना रिजर्व आपको क्यों दे। फिर बनाई गई बिमल जलान कमेटी ऑन आरबीआई इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, कि भाई बिमल जलान कमेटी एक एक्सपर्ट कमेटी स्टडी करके बताएगी कि आरबीआई को अपना रिजर्व, रिजर्व कैसे बनता है, प्रॉफिट एक्यूमुलेट हो करके बन जाता है रिजर्व। तो बिमल जलान कमेटी को काम दिया गया कि आप बताइए कि कितना रिजर्व का हिस्सा आरबीआई को अपने पास रखना चाहिए और कितना सरकार को देना चाहिए। और फिर बिमल जलान कमेटी ने कहा कि आरबीआई शुड मेंटेन अ कंटिंजेंसी रिस्क बफर, दूसरे शब्दों में कहें तो रिजर्व, इन द रेंज ऑफ 5.5% टू 6.5% ऑफ इट्स एसेट। यानी कि जितना भी आपके पास असेट है उसका लगभग 5.5% से लेकर के 6.5% तक आप रिजर्व के तौर पे रखिए। यानी कि अगर आपका एसेट है 100 लाख करोड़ का, 100 लाख करोड़ का आपका एसेट है, तो आप 5.5 लाख करोड़ से लेकर के 6.5 लाख करोड़ तक अपने पास रखें एज योर रिजर्व, जिसको कहा जाएगा कंटिंजेंसी रिस्क बफर, यानी कि इमरजेंसी फंड। बाकी सारा पैसा आप सरकार को ट्रांसफर कर दें इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। और तब से यही फ्रेमवर्क को माना जा रहा है, इसी फ्रेमवर्क के ऊपर आरबीआई और सरकार काम कर रही है, जिसको हम लोग कहते हैं बिमल जलान कमेटी ऑन आरबीआई इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। तो पहले क्या बहस चल रही थी कि 18% आरबीआई रखे अपने पास और बाकी सरकार को दे दे। मालेगाम कह रहा था कि पूरा का पूरा दे दो, नहीं मतलब आरबीआई विथ रिजर्व्स विथ आरबीआई आर एडिक्वेट एंड हेंस आरबीआई शुड ट्रांसफर द एंटायर प्रॉफिट एज डिविडेंड, पूरा का पूरा दे दो सरकार को। अभी बिमल जलान कहते हैं कि 5.5 से लेकर के 6.5% तक अपने पास रखिए अपने असेट का। आपकी असेट अगर इस तरह की असेट 100 लाख करोड़ की है तो 5.5 से लेकर के 6.5 लाख करोड़ तक रखिए, बाकी सब सरकार को दे दीजिए। अब मौजूदा टाइम में जो 2.11 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं सरकार को, ये इसी चीज को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि आरबीआई की जितनी भी असेट है उसके तुलना में जो आरबीआई के पास रिजर्व था वो काफी ज्यादा हो गया, तो वो 6.5% से भी ज्यादा हो गया था। तो आरबीआई अब 2.11 लाख करोड़ ट्रांसफर करेगी सरकार को, तब जो रिजर्व बचेगा दैट विल बी क्लोज टू 6.5% ऑफ इट्स असेट। तो मैक्सिमम 5.5 से 6.5 अलाउड है। और ये 2.11 लाख करोड़ रिजर्व फंड सरकार को ट्रांसफर करने के बाद जो पैसा बचेगा आरबीआई के पास, दैट विल बी क्लोज टू 6.5% ऑफ द असेट्स ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई पूरी तरीके से कंफर्टेबल पोजीशन में है। और बिमल जलान कमेटी के रिकमेंडेशन को मानते हुए ऑन आरबीआई इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क आरबीआई ने 2.11 लाख करोड़ ट्रांसफर किया है। अगर ये नहीं करती तो आरबीआई का जो रिजर्व है
जिसको हम लोग कंटिजेंसी रिस्क बफर भी कहते हैं, वो लगभग 8.5% के आसपास हो जाता है। बट बिमल जलान कमेटी कहता है कि ये 5.5 से लेकर के 6.5% के बीच में होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल है बट इस साल के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मां कामाख्या कॉरिडोर प्रोजेक्ट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, असम सरकार ने स्टार्ट किया है मां कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर इनिशिएटिव, जिसके अंतर्गत कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर को रीडेवलप किया जाएगा। दिस रीडेवलपमेंट विल बी डन इन लाइन विथ काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर। तो वहीं से इंस्पिरेशन लेकर के जिस तरीके से काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर डेवलप किया गया, वैसे ही मां कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि टेम्पल कॉरिडोर को एक्सेसिबल बनाया जाए फॉर दिव्यांग पीपल एंड एल्डरली पिलग्रिम्स। तो आप देखिए कितना रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। अंडर दिस इनिशिएटिव द टेम्पल सराउंडिंग एरिया विल एक्सपैंड फ्रॉम करेंटली 3000 स्क्वायर फीट टू अबाउट 1 लाख स्क्वायर फीट अक्रॉस 3 लेवल्स। कैसे होगा वो देखना होगा। अभी जो मेन एक्सेस कॉरिडोर है वो 8 से 10 फीट वाइड है, उसको 27 से लेकर के 30 फीट वाइड किया जाएगा। कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर को इस तरीके से डेवलप किया जाएगा कि अंबुबाची मेला के दौरान जब बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है, तब वो 8 से लेकर के 10,000 पिलग्रिम्स को एक साथ एकोमोडेट कर पाए। तो इस तरीके का कुछ वो दिखेगा। अभी ये बना नहीं है, इट इज़ एन आर्टिस्टिक इम्प्रेशन ऑफ कामाख्या कॉरिडोर प्रोजेक्ट। इसी से रिलेटेड करंट न्यूज़ है, किसी ने तो रिट पिटीशन डाल दिया है कि ये जो मां कामाख्या कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाला गया है कि इससे इकोलॉजिकल बहुत डैमेजेस होंगे और इस कारण से इस पे रोक लगाई जाए। अगर कामाख्या टेम्पल की बात की जाए, इसके आर्किटेक्चर की बात की जाए, तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट स्टाइल्स। नगरा स्टाइल जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल होता है, एंड सार्सेनिक या मुगल स्टाइल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है कामाख्या टेम्पल आर्किटेक्चर। और इस स्पेशल यूनिक तरीके के टेम्पल आर्किटेक्चर को हम लोग नीलांचल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर नाम से भी जानते हैं। दिस इज द ओनली टेम्पल इन असम हैविंग फुल्ली डेवलप्ड ग्राउंड प्लान। ग्राउंड प्लान फुल्ली डेवलप्ड है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 चेम्बर्स, गर्भगृह और सेंचुरी, अंतराला, वेस्टिब्यूल्स। अंतराला आप पढ़ते होंगे आर्ट एंड कल्चर में, जगन मोहन और द प्रिंसिपल चेम्बर, भोग मंदिर और द रिचुअल चेम्बर। तो 5 चेम्बर हैं, गर्भगृह, अंतराला, जगन मोहन, भोग मंदिरन, नाट मंदिर, जहाँ पे ओपेरा हॉल जिसको आप कहते हैं, जहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल डांस म्यूजिक परफॉर्म किए जाते हैं। तो इट हैज़ द टेम्पल हैज़ 5 चेम्बर्स। मेंस पर्सपेक्टिव से याद कर लेना, क्या पता कामाख्या टेम्पल आर्किटेक्चर पे प्रश्न आ जाए। तो क्या स्टाइल है वो देख लेना, किस नाम से बोला जाता है वो देख लेना। 5 चेम्बर्स हैं। And also it has to be noted that the superstructure of each of the above chamber exhibits different architectural feature। तो हर एक जो चेम्बर है उसका जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर, उसका फीचर अलग अलग है। ये एक खास बात है। अलग अलग जो आप देखो चेम्बर है, सबका जो सुपर स्ट्रक्चर है दैट इज इन डिफरेंट डिजाइन। इस तरीके का प्रश्न आपसे जीएस पेपर 5 मेंस में पूछा जा सकता है। You write a short note on Kamakhya temple architecture. Also highlight the features of recently announced मां कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर इनिशिएटिव। टेम्पल आर्किटेक्चर याद कर लेना, नीलांचल स्टाइल, सार्सेनिक एंड नगरा स्टाइल का हाइब्रिड है। उसके अलावा फुल्ली डेवलप्ड ग्राउंड प्लान, 5 चेम्बर्स एंड द सुपर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फॉर ऑल द 5 चेम्बर्स। हमने बात की थी असम के वेटलैंड्स की 2-3 दिनों पहले। अब उसमें एक और आर्टिकल जोड़ देंगे हम लोग, पौबीतोरा वेटलैंड ड्राइंग। देखिए, पौबीतोरा के बारे में तो आप जानते ही हैं। पौबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोरिगांव डिस्ट्रिक्ट में असम के, इट इज नोन फॉर हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन हॉर्न राइनो अक्रॉस द वर्ल्ड। यहाँ पे एक वेटलैंड है, तामुली दोबा वेटलैंड। इट इज द बिगेस्ट वेटलैंड ऑफ पौबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये नाम याद कर लेंगे, मेंस में सीधा सीधा तो नहीं आएगा लेकिन लिखने में काम आएगा। कभी मान लीजिए कि असम के वेटलैंड पे प्रश्न आ जाए, तो 2 दिन पहले ही मैंने कराया असम के वेटलैंड्स, तो वहां पे ये भी लिख देना, तामुली दोबा वेटलैंड्स, बिगेस्ट वेटलैंड ऑफ पौबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज आइडियल फॉर राइनोज एंड बुफेलोज। तो राइनोज एंड बुफेलोज ऑफ पौबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेफर टू लिव अराउंड दिस तामुली दोबा वेटलैंड।
and it has been for this reason major attraction for the tourist. But problem क्या देखी जा रही है हाल फिलहाल में, this तामूली दोबा wetland is drying up. Why it is drying up? Because it is getting heavy siltation. वहां पे धीरे धीरे sand silt इकट्ठा होता जा रहा on the bed of the wetland, and that is why उसका river उसका bed इतना rise कर चुका है कि it has substantially come to the ground level, और अब वो वेटलैंड लगभग पूरी तरह से खत्म होने पे आ गया है। तो उसका क्या करना होगा, डीसिल्टेशन करना होगा सरकार को, वहां से सिल्ट हटाने होंगे, तब जाकर के वो वेटलैंड वापस से रिजुवेनेट हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है सरकार को। और आप आंसर लिखते वक्त मान लीजिए वेटलैंड पे आंसर लिख रहे हो तो इसका नाम याद रखना, तामूली दोबा वेटलैंड्स, बिकॉज ऑफ हेवी सिल्टेशन इट्स बेड हैज risen substantially, and that is why it resembles to any field. It no longer appears like a wetland. It is a cause of concern because it can have negative impact on the population of rhinos also in the Pabitora Wildlife Sanctuary. Theocratic state is a religious state. To Travel and Tourism Competitive Index published by World Economic Forum. That's all from our side for today. Thanks for watching.